हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडो लॉन्चर। कैसे हो बच्चों आप सब? क्या हाल चाल है? कैसे चल रही है पढ़ाई? आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। बच्चों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डिफरेंस इन मास एंड वेट। क्या फ़र्क है मास और वेट में, ये हम डिटेल में समझने वाले हैं। और आपको इस क्लास के बाद में कभी भी मास और वेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस क्लास को। तो क्लास में सबसे पहले जो हम दिया हुआ है हमारे बुक में वो पढ़ेंगे और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हम समझेंगे। पहले दिया है मास के बारे में। मास ये अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट होता है ऑब्जेक्ट में। तो ये तो डेफिनेशन हो गई मास की, कि मास की डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट। जितना भी मैटर प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट में उसको हम कहते हैं मास। ऐसा यूनिट जो है मास का होता है केजी, और सीजीएस यूनिट होता है इसका ग्राम। ये भी ध्यान रखना है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है। मास के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, सो मास इज स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है बच्चों स्केलर क्वांटिटीज? ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड रहेगा। सर ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? ये तो और भारी हो गया। मैग्नीट्यूड मतलब बच्चों ओनली वैल्यू रहेगी। जैसे आप बोलते हो मेरा मास है 5 kg, 10 kg, 50 kg, 100 kg, जो भी होगा, तो ये वैल्यू है। और इसी वैल्यू को कहते हैं मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। और जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा उसको हम कहते हैं क्या? स्केलर क्वांटिटी। और दूसरा दूसरा वेक्टर क्या होता है? जिसके पास दोनों रहते हैं, मैग्नीट्यूड भी रहेगा मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू भी रहेगी, और उसकी कहीं ना कहीं डायरेक्शन भी रहेगी, वो क्वांटिटीज होती है वेक्टर क्वांटिटीज। अब इसकी वैल्यू जो है मास की, वो दुनिया में हर जगह सेम रहती है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंटली ध्यान रखो कि मास दुनिया में हर जगह सेम रहेगा। वो चाहे अर्थ पे हो, मून पे हो, मार्स पे हो, कहीं पे भी हो, वो हर जगह सेम रहेगा। मास हमेशा सेम रहता है। इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज इवन विच वी गो टू अनदर प्लानट। हम कहीं पे भी चले जाए, मास की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, इट इज द मेजर द इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट। मास क्या मेजर करता है? इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या? इनएबिलिटी टू चेंज। इनएबिलिटी टू चेंज, वो किसी भी तरीके के बदलाव को रोकते हैं। जैसे हम मोशन में आएंगे तो मोशन को रोकेंगे, अगर रेस्ट में रहेंगे रेस्ट को रोकेंगे, डायरेक्शन को रोकेंगे। इनर्शिया मतलब कोई भी चीज को रोकना, कोई भी चीज को रोकना विदाउट विदाउट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, वो चीज हमेशा रुकी हुई रहेगी। ठीक है, ऐसे कहते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कि मास हमेशा बताता है इनर्शिया के बारे में। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। मतलब समझो आपको एक आटा की बोरी उठाना है, आटा की बोरी उठाना है, और एक बोरी है आपके पास में 5 किलो की, और दूसरी है 50 किलो की। आपको ज्यादा इनर्शिया कहाँ देखने को मिलेगा? ज्यादा जो रुकावट है वो कहाँ देखने को मिलेगी? कहाँ? 50 किलो में। तो मास ये बताता है इनर्शिया के बारे में। हायर द मास हायर इज द इनर्शिया। क्लियर कंसेप्ट? तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो आपको बता दी है कि मास हर जगह सेम रहता है। मास ये अमाउंट ऑफ मैटर जो प्रेजेंट रहेगा ऑब्जेक्ट में उसके बारे में बताता है। इसका ऐसा यूनिट है केजी, और सीजीएस यूनिट है ग्राम। मास एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, मास बताता है इनर्शिया के बारे में। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। वेट, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। वेट क्या बोलता है? वेट क्या बताता है? फोर्स के बारे में, जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रहा है मास को, जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है वो मास को। देखो वेट का जो फॉर्मूला है वो फोर्स का फॉर्मूला के इक्वल है, एम जी के। मास के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है, इन दोनों को हम ले तो उसी को क्या कहते हैं? वेट या फिर फोर्स। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स, एक ऐसा फोर्स जिस फोर्स से अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है। द फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कैन बी रिटन एज, इस तरीके से आप लिख सकते हो, वेट इज इक्वल टू फोर्स एम जी। चीजें ध्यान रखो। और जी की वैल्यू तो आपको पता ही है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। सरफेस पे है, ये सरफेस पे है इसलिए हमने यहाँ पे कैपिटल आर लिखा, नहीं तो हम स्मॉल आर लिखते हैं। स्मॉलर क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ। और अगर हम सरफेस पे है तो दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। वेट बिंग अ फोर्स, वेट एक तरीके का फोर्स ही है जिसका ऐसा यूनिट क्या हो गया? न्यूटन। न्यूटन, क्योंकि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। अल्सो द वेट बिंग अ फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है।
तो वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी कोई ना कोई डायरेक्शन रहेगी और किस तरफ रहेगी, टूवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि जो फोर्सेस है अर्थ लगाती है वो टूवर्ड्स द सेंटर रहते हैं। एज द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट सेम एवरीवेयर, जी हर जगह सेम नहीं रहेगा तो वेट भी हर जगह सेम नहीं रहेगा। तो ये मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है मास और वेट में, कि मास दुनिया में हर जगह सेम है लेकिन वेट दुनिया में हर जगह सेम नहीं है, क्योंकि वेट डिपेंड करता है जी के ऊपर। वेट डिपेंड करता है जी के ऊपर। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस दो इट्स मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर, जबकि मास जो है वो कांस्टेंट रहता है। मास जो है वो कांस्टेंट रहता है। इसी चीज को हम यहाँ पे रिकैप करते हैं, यहाँ से समझते हैं कि मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास में क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन बॉडी, amount of matter present in body, and gravitational force acts on body। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, वेट। जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अर्थ जितने फोर्स से किसी भी चीज को अट्रैक्ट करेगी उसी चीज को हम कहते हैं उसका वेट। मास ऑफ अ रिजिड बॉडी इज रेगुलर एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। मास जो है वो हर जगह सेम रहेगा, हर जगह यूनिवर्स में कांस्टेंट रहेगा। वेट ऑफ अ रिजिड बॉडी, किसी भी रिजिड बॉडी का ये अल्टर होगा, चेंज होते रहेगा फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इंक्लाइन जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। प्लेस टू प्लेस चेंज होने का रीजन ये है कि जी जो है वो चेंज होता है प्लेस टू प्लेस, and weight depends on g। mass can be resulted by traditional balance। mass नॉर्मल जो बैलेंस है हमारा उसके थ्रू निकाल सकते हैं। वेट ये स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू निकाला जाता है। यूनिट जो है मास का वो केजी होगा या ग्राम होगा, केजी हो जाएगा एसआई यूनिट, ग्राम होगा सीजीएस यूनिट। एंड 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। वेट का जो यूनिट है वो न्यूटन होगा या फिर डाइन होगा, डाइन। एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन में कितने डाइन रहते हैं, 10⁵। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कहीं भी चले जाओ। इवन एट द सेंटर ऑफ द मास जीरो नहीं होगा, वेट जीरो हो जाएगा क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है जी पे। जी जीरो कहाँ रहता है, सेंटर पे। जी जीरो कहाँ रहता है, सेंटर पे। मास डज नॉट चेंज, ये लोकेशन के हिसाब से चेंज नहीं होगा, मास लोकेशन के हिसाब से चेंज नहीं होता है। वेट चेंज होते रहता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं दाएं दाएं चेंज होते रहता है। मास इज मेजर्ड बिंग ऑर्डिनरी वेइंग स्केल और इसको स्प्रिंग बैलेंस लगता है। तो यहाँ खत्म हुआ हमारा मास और वेट के बारे में। विल योर वेट रिमेन कांस्टेंट। तो बच्चों यहाँ कुछ सवाल दिए हैं, उन सवालों से डील करते हैं। अभी क्या कहा गया है, विल योर वेट रिमेन कांस्टेंट एज यू गो अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या बच्चों आपका वेट कांस्टेंट रहेगा अगर आप ऊपर जा रहे हो? तो हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ा था जी के वेरिएशन के बारे में, और वहां देखा था कि अगर हम ऊपर जा रहे हैं, अगर हम ऊपर जा रहे हैं मतलब सरफेस से ऊपर ऊपर जा रहे हैं, सरफेस से ऊपर ऊपर जा रहे हैं, तो 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 वहां पे आर की वैल्यू बढ़ेगी। आर मतलब क्या, सेंटर ऑफ द अर्थ से, सेंटर ऑफ द अर्थ से जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा, जिस वजह से जी का फॉर्मूला अगर हम देखें gm/r², जी और आर स्क्वायर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये कैसे पता चला सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? क्योंकि जी यहाँ है और आर उसके डिवाइड में है, हम बोल सकते हैं उससे डिवाइड में है, उसकी डिवाइड में नहीं है। क्योंकि जब इधर आता है तो जी इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम। जब दो चीजें एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हो तो समझ जाना कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इधर लाते हैं तो कैपिटल जी आ जाएगा डिवाइड में या फिर मास आ जाएगा डिवाइड में। तो दो चीजें अगर डिवाइड होती है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और मल्टीप्लाई होती है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये चीज ध्यान रखना अच्छे से। तो अगर रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस मतलब कि डिस्टेंस बढ़ रहा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो जी की वैल्यू कम होगी, तो हम ऊपर जाएंगे तो हमारा वेट जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेट जो है वो डिक्रीज करते जाएगा, क्योंकि वेट डिपेंड करता है जी के ऊपर। जी कम हो रहा है तो फिर वेट भी कम होगा। सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन अ लैडर
इफ यूर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 2r। हम एक लैडर के ऊपर है और उस लैडर का डिस्टेंस सेंटर ऑफ द अर्थ से 2r है, तो हमारा वेट क्या होगा? चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं हम। तो g को कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर g को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमारे मास से। तो हमारा मास हम लेते हैं, मास इज इक्वल टू m, ऐसा मान लेते हैं। और सरफेस पे जो वेट है वो कितना है हमारा mg। g की वैल्यू सरफेस पे हमें पता ही है, g की वैल्यू हमें निकालना है उतने ऊपर। g की वैल्यू सरफेस पे कितनी आती है? gm अपॉन आर स्क्वायर, gm अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? gm अपॉन ये हो जाएगी 2r और उसका स्क्वायर, 2r का स्क्वायर। सो gm अपॉन 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर। तो हम ये बोल सकते हैं क्या बच्चों, यहाँ पे हम g डैश लिख लेते, g डैश इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि ये तो पूरा आपको सेम टू सेम g ही दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक सेम टू सेम क्या दिख रहा है आपको? g। तो अब g को डिवाइड कर लो किससे? 4 से। g को डिवाइड कर लो किससे? 4 से। तो जो वेट होगा वहां, वो कितना होगा? mg डैश। w इज इक्वल टू, ये w डैश इज इक्वल टू mg डैश की वैल्यू कितनी है? g बाय 4। तो जितना भी वेट आएगा कहाँ पे? सरफेस पे, उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपको उस लैडर पे मिलेगा जो कि डिस्टेंस है 2r। क्लियर बच्चा पार्टी? क्लियर? चलिए आई होप आपको ये समझ गया होगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे पार्ट दिया हमें डू यू नो का सेक्शन, और ग्रेविटेशनल वेव के बारे में बोला गया है। वेव क्या होते हैं? वेव क्रिएट होते हैं कंटिन्यूअस डिस्टरबेंस से। जब आप किसी चीज को कंटिन्यू डिस्टर्ब करते हो तो वहां पे मिलते हैं वेव। और सिंगल डिस्टरबेंस से क्या मिलता है? पल्स। वन टाइम डिस्टरबेंस किया आपने तो क्या मिलेगा आपको? पल्स। और कंटिन्यू डिस्टर्ब किया आपने तो आपको क्या मिलेगी? वेव, कंटिन्यूअस डिस्टरबेंस। तो वेव्स क्रिएट होती है पानी के ऊपर, जो कि हम रिपल्स कहते हैं। जब हम पानी के अंदर कोई पत्थर फेंकते हैं तो रिपल्स वहां पे क्रिएट होते हैं जो इस तरीके से हमें दिखते हैं, उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं? वेव। सिमिलरली यू मस्ट हैव सीन वेव्स जनरेटेड ऑन अ स्ट्रिंग। हमने इसी तरीके से स्ट्रिंग के अंदर भी वेव्स को देखा है। एक रस्सी को हमने बांध दिया और उस एक साइड में हमने क्या किया? जर्क दिया उसको, तो वो रस्सी ऐसे ऐसे होती है। ये भी क्या बोल सकते हैं कि हम वेव है। पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है और वेव आगे जा रही है, एनर्जी आगे जा रही है, पार्टिकल बस ऊपर नीचे जा रहा है। लाइट एक टाइप की वेव है जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रो मतलब बच्चों, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चीजें रहती है कहाँ पे? लाइट में। और इसके लिए इसका नाम पड़ता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इसके बारे में तो आप आगे जाके फिजिक्स में डिटेल में पढ़ोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है। गैमा रेज, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सभी अलग अलग तरीके का पार्ट होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जिसमें हमें एक छोटा सा पार्ट देखने को मिलता है विजिबल का भी, जितना हम देख पाते हैं। और वो विजिबल की रेंज कितनी होती है? 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक। 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक आप बोल सकते हैं ये विजिबल रेंज है जिसको हम नॉर्मली लाइट कहते हैं अपने भाषा में। लेकिन लाइट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, लाइट क्या बोलेंगे हम? जो हम देख पाते हैं उसको हम लाइट कहते हैं। ये तो हम पूरे पट्टे को जिसमें एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रा सब कुछ मिक्सअप होता है, उसको कहते हैं ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। Astronomical objects emit these wave and we receive them using our instrument। देखो बच्चों, जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हमें डायरेक्टली दिखाई पड़ते हैं वो तो होते हैं विजिबल की वजह से, हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ऐसे भी है जो एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ये सारी चीजें भी इमिट करते हैं। तो हम उसको लेते हैं, रिसीव करते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट से, ताकि हमें उनकी लाइफ के बारे में पता चले, वहाँ क्या हो रहा है, ये सारी चीजें हमें पता चले। हमारा जो नॉलेज है, ऑल आवर नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स हैज बीन ऑब्टेन्ड थ्रू दीज वेव्स। हमें जो भी पता है यूनिवर्स के बारे में, बाहर की चीजों के बारे में, बाहर के प्लैनेट्स के बारे में, वो सिर्फ इन वेव्स की वजह से पता है और हमारा नॉलेज बढ़ते जाता है। ग्रेविटेशनल वेव्स ये वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव, ये बहुत ही अलग तरीके की एक वेव्स होती है। दे हैव बीन कॉल्ड एज वेव ऑन द फैब्रिक स्पेस टाइम। तो ये किसके ऊपर होती है? फैब्रिक, जिसका क्या नाम पड़ता है? स्पेस टाइम। देखिए बच्चों, इसके पीछे मैं कहानी आपको समझाता हूँ कि जब भी सवाल किया गया
कि न्यूटन जी को वाई ग्रेविटी एग्जिस्ट, क्यों ग्रेविटी जो है वो एग्जिस्ट करती है, ये है कि उसका रीजन क्या है। तो इनके पास कोई सवाल नहीं था, इसके पास कोई सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन आइंस्टाइन जी ने इसका जवाब दिया। और इन्होंने कहा कि मान लीजिए बहुत बड़ा एक फैब्रिक है, एक बहुत बड़ा फैब्रिक है, फैब्रिक मतलब कपड़ा है, और ये लचीला कपड़ा है, लचीला मतलब इलास्टिक है, इलास्टिक कपड़ा है, और इसके अंदर डाल दिया आपने एक बहुत भारी बॉल, बहुत भारी बॉल, तो क्या होगा कि ये जो फैब्रिक है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अंदर चले जाएगा, बहुत भारी बॉल डाल दिया तो आपने, और इसके आजू बाजू आपने हल्के हल्के बॉल डाले, तो ये क्या करेंगे, इसके अराउंड गोल गोल घूमेंगे, गोल गोल घूमेंगे। तो उसी तरीके से ये जो फैब्रिक है हम अगर कंसिडर करें, तो उसके अंदर ये भारी बॉल है सन, और ये जो छोटे छोटे बॉल्स है वो है हमारे प्लैनेट्स। सन के भारी होने की वजह से वो फैब्रिक नीचे लचीला होने की वजह से दब चुका है, और बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो इसके अराउंड कंटिन्यूअसली घूम रहे हैं। ये चीज समझाई किसने, आइंस्टाइन जी ने, कि ग्रेविटेशनल वेव्स वो किस तरीके से बनती है एक फैब्रिक के ऊपर, जो फैब्रिक, क्या बोलोगे आप, फैब्रिक मतलब बोला गया है क्या, स्पेस टाइम, स्पेस टाइम, टाइम ये अनदर डायमेंशन है हमारे यूनिवर्स का। आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया था देयर एग्जिस्टेंस, इसका एग्जिस्टेंस कब, 1960s में, 1916 में। दीज वेव्स आर वेरी वीक एंड वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देम, ये बहुत ही वीक वेव्स होती है और इनको डिटेक्ट करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। साइंटिस्ट ने कंस्ट्रक्ट किया है एक्सट्रीमली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, ताकि वो डिटेक्ट कर ले ग्रेविटेशनल वेव्स को जो भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से निकलते हैं। इनके अलावा अमॉन्ग दीज लीगो लेजर इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ये लीगो का फुल फॉर्म है, ये एक प्रोमिनेंट वन है, मतलब एक प्रोमिनेंट वन डिवाइस है लीगो, जो कि क्या करता है, बहुत सारे डिवाइसेस में से एक ऐसा डिवाइस है जो ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने का काम करेगा। एग्जैक्टली आफ्टर एग्जैक्टली आफ्टर 100 years ऑफ देयर प्रोडिक्शन, 100 साल बाद उसके प्रोडक्शन के, 100 साल बाद उसके प्रोडक्शन के क्या हुआ, 100 साल बाद उसके प्रोडक्शन के साइंटिस्ट डिटेक्ट दिस वेव्स कमिंग फ्रॉम एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेस। 1916 में आइंस्टाइन जी ने कहा, और उसके करीब 100 साल बाद एक सिग्निफिकेंट डिस्कवरी देखने को मिली है इन चीज में, एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेस में से ये वेव्स मिली। इंडियन साइंटिस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन दिस डिस्कवरी, इस डिस्कवरी में इंडियन साइंटिस्ट का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दिस डिस्कवरी हैज ओपन अ न्यू पाथ टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स, नए रास्ते खोल दिए हैं इस डिस्कवरी ने, ताकि हमें पता चल सके कि यूनिवर्स में क्या क्या होते रहता है, क्या हुआ है, और कैसे हमारी इवोल्यूशन यहाँ तक पहुंची है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल वेव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द स्टडी ऑफ प्लैनेट्स, हम अगर माने तो थैंक यू सो मच बच्चों, यहाँ तक हमारा सफर था इस क्लास का। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझी होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय।